आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ आप जहां भी हो अच्छे हों। तो आइए आप देखते हैं इतिहास के आधुनिक इतिहास के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शानदार इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। 100% ये आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय जो पैटर्न चल रहा है वो थोड़ा चेंज चल रहा है। जैसे हमसे पूछता था पहले पेपर में कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, लेकिन अब ये ना पूछकर ये पूछ रहा है कि ये किसके समय में हुआ था। तो इसलिए उन सब सारी चीजों पर देखेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो हम लोग ऑप्शन लगाते थे, आंसर लगाते थे वहां पे 1942 में। लेकिन अब वो ये ना पूछते हो, ये पूछता है कि उस समय वायसराय कौन थे। तो इसलिए उस समय जो वायसराय थे उनके बारे में सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। लेकिन उस समय वायसराय कौन था? कर्जन था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि सूरत अधिवेशन जब 1907 में हुआ, तो पहले तो पूछता था कि सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो हम लोग आंसर लगाते थे कि 1907 में हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो ऐसे जो क्वेश्चन इस समय घुमाए जा रहे हैं उनसे पर आकर सीखते हैं क्वेश्चन कैसे घुमाए जा रहे हैं पैटर्न पर, तो उनको सीखते हैं क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो ये आपके शानदार टॉपिक रहेगी। इतिहास, आधुनिक इतिहास के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, तो उसको आप लोग सीखिएगा, शानदार है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन तो है कि जनगणना कब प्रारंभ की गई। तो जनगणना कब प्रारंभ की गई, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जनगणना कब से प्रारंभ की गई। बहुत लोगों को ये याद होगा कि कब से प्रारंभ की गई, क्योंकि 1872 में जब प्रारंभ की गई तो वो बहुत सारे बच्चों को जो कंपटीशन ऑल वनडे एग्जाम की कोई भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको ये चीजें याद होगी कि 1872 में जनगणना प्रारंभ की गई थी। लेकिन ये किसके समय में स्टार्ट की गई ये काफी लोगों को मालूम नहीं होता। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को कैसे लिंक करके क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जा रहे हैं उसको देखते हुए देखिएगा कि जनगणना किसके मतलब कौन समय वायसराय था, किसके काल में प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी मियो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? मियो के कार्यकाल में। इस पर आप लोग लगाइएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना कब प्रारंभ कब किया गया और किसके समय में किया गया। तो ये मियो के समय में किया गया और कब? 1872 में किया गया। ये आपका हो जाता है पहला क्वेश्चन, जिससे आपके दो क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो कि जो जनगणना है वो कब से प्रारंभ की गई, तो 1872। किसके समय में की गई, तो वो मियो के समय में की गई। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, शानदार क्वेश्चन आपके लिए। 10 की जनगणना। अब ऐसा क्या हुआ, देख रहे हैं कि अभी जो हमारे सबसे लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बाद में जनगणना 2021 में होने वाली थी, हो गई है, लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये जब 10 वर्षों में जनगणना होने लगी, तो ये स्टार्ट कब से हुई, ये तो क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अब 10 वर्षों के बाद जनगणना की जाती है। कितने वर्षों के बाद में? 10 वर्षों के बाद में। तो जब ये स्टार्ट हुआ कि अब 10 की जनगणना कब होगी, 10 की वृद्धि दर कब देखा जाएगा जनगणना को, तो वो किसके समय में हुई और कब स्टार्ट की गई, ये भी तो जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो देखिए जो 10वीं जनगणना है वो रिपन के समय में प्रारंभ हुई। किसके समय में? रिपन के समय में, और 1881 से प्रारंभ की गई। तो आपके दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ये किसके समय में स्टार्ट की गई, तो वो रिपन के समय में, और उस समय 1881 वर्ष सन था। तो ये आपके दो क्वेश्चन इससे भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। इस पर आप लोग आइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। देख लेना आप लोग, 100% ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। कितने परसेंट? 100% कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद कर लेना कि किसे कहा जाता है, तो वो रिपन को कहा जाता है। देखिए दो और एक 5 क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन से हो गए हैं, और ये पांचों क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिल जाएंगे। 100% गारंटी है ये मेरी कि इसी 3 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था। अब देखिए
असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर चंपारण का जो सत्याग्रह होता है, ये सब क्वेश्चन अब पेपर में पूछ रहा है कि किसके समय में हुआ था, इस समय वायसराय कौन थे। क्वेश्चन ऐसे अब रिपीट कर रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन हम सबको पता होगा, जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे बच्चे, कि असहयोग आंदोलन किसके समय में हुआ, लेकिन कब हुआ ये तो पता होगा कि 1920 में हो गया, लेकिन ये किसके कार्यकाल में हुआ ये ईमानदारी से बताना कितने लोगों को पता था। कि आप सबको एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये चीज पता होगी कि किसके कार्यकाल में हुआ था। हाँ, मैं मानता हूं कि ये पता होगा कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय, ये असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो ये कब प्रारंभ किया गया, तो ये तो आप लोगों को याद होगा कि 1920 में हुआ। लेकिन इस समय वायसराय कौन था ये बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। तो इस समय वायसराय कौन था, तो इस समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ऐसे ही चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था, ये चीज आप लोगों को मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ। इन्हीं के समय में देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, सारी चीजें, चंपारण, इन सब सारी चीजों को आप लोग इस तरीके से याद कीजिए कि इस समय के वायसराय कौन थे। उसके बाद में देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय। अब देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन सबको पता था कि 1930 में हुआ था, लेकिन इस समय वायसराय कौन था ये सारी चीजें आपको जाननी है। इन सारी चीजों को आपको जानना है कि इस समय वायसराय कौन था। तो देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। अब देखिए ये इरविन दिया हुआ है, मतलब कहने का मेरा ये है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, इरविन थे। कौन थे, इरविन थे। कब थे, 1930 में जब ये हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन के समय। लेकिन आप लोग ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इरविन का कार्यकाल आपको याद रखना है। देखिए अब पेपर में यही पूछ रहा है कि इस घटना के समय वायसराय कौन था, तो इसलिए वायसराय के बारे में मैंने बता दिया, 4-5 वायसराय को मैंने करा दिया। इरविन का कार्यकाल कब से था, तो इरविन का कार्यकाल क्या होता था कि इरविन का कार्यकाल होता था 1926 से 1931, ये था ना। 1926 से 1931 किसका कार्यकाल था, तो वो था इरविन का कार्यकाल। किसका, 26 से 31, 1926 से 1931 तक इरविन का कार्यकाल। अब आप लोग ये सोचिए कि इरविन के कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई होगी। पहला 1927 में क्या होता, साइमन कमीशन बना था, आप लोगों को पता होगा। लेकिन वो भारत कब आया, 1928 में आया। तो ये घटना किसके कार्यकाल में हुई, इरविन के कार्यकाल में हुई। उसके बाद में देखिए 1929 एक महत्वपूर्ण अधिवेशन, लाहौर का अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष कौन था, ये बार बहुत बार पूछता है अध्यक्ष कौन था, तो उसमें थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन के। लेकिन एक क्वेश्चन इससे यह भी पूछता है कि इसमें एक मांग की गई थी, वो क्या मांग थी, उसमें ये मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर के अधिवेशन 1929 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, यहाँ आपको चीजें रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन जैसे कंपटीशन एग्जाम। उसके बाद में देखिए इनका जो कार्यकाल था 26 से 31, इसके बीच में और क्या आता है, और क्या था, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया सबने अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद में क्या जाता है, इरविन समझौता भी तो आता है। 1931 में क्या होता है, इरविन समझौता हुआ था ना गांधी जी के बीच में, तो वो चीजें आती है। उसके बाद में देखिए 30 में दांडी मार्च हुआ था ना, 6 अप्रैल 1931 से 6 अप्रैल 1930 से क्या होता है, दांडी मार्च। तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था ना, इरविन के कार्यकाल में। तो ये ऐसे चीजों को आपको लिंक करके चलना है। मैं आपको लिंक करते चलता रहूंगा, बताता रहूंगा, जो मैं पिछला पढ़ा चुका हूं उसको लिंक करते दोबारा आपको रिवाइज कराते चलूंगा। तो ये 4-5 डेट आपके लिए हो गई। किसके कार्यकाल में हुआ था, तो इरविन के कार्यकाल में हुआ था 1930 सबने अवज्ञा आंदोलन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इसको भी आप लोग लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक चीज पूछा जा चुका है, मतलब वो पूछा जाना नहीं है, वो पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन तो सबको पता था कि ये कब हुआ था, है ना, ये सब बच्चों को पता है कि ये कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था, एक बार इसके समय लिख देता हूं, यहां लिखा नहीं हुआ, ये हुआ था 1942 में। कब हुआ, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस समय वायसराय कौन थे। इस समय वायसराय कौन थे बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिनलिथगो थे। कौन थे, लिनलिथगो थे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा चुका है कि इस समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे लिनलिथगो।
तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो लिनलिथ गोते 1942 में हुआ था। ये डेट तो आप लोगों को याद होगी 100%, 1942 तो याद होगा हमको, गारंटी के साथ है कि ये चीज आपको याद होगी। लेकिन इस समय वायसराय कौन थे, लिनलिथ गो, ये बहुत ही कम बच्चों को, रियल बच्चों को याद होता है, इसलिए पेपर में आप लोगों को आगे रहना है तो इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लेना है कि इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे लिनलिथ गो। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस पर विशेष ध्यान देकर आपको बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, जब भी आप पूछेगा सबने आंदोलन तो इसकी डेट ना पूछकर उस समय का वायसराय जरूर पूछेगा बच्चों। उसके बाद में देखिए बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन सबको पता है कि ये 1905 में होता है, लेकिन पेपर में क्या पूछता है कि उस समय वायसराय कौन था। उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय थे कर्जन। कौन से थे, कर्जन थे। बंगाल विभाजन के टाइम 1905 में उस समय वायसराय कौन थे, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अब आ जाते हैं इस पर भी लगाइए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट करके, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में हुआ। तो इसलिए नाम ही पता है कि सूरत में हुआ अधिवेशन। अध्यक्ष पूछता है बार बार पेपर में, इसका अध्यक्ष बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें थे राम बिहारी घोष। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्ष बने राम बिहारी घोष। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें नरम दल और गरम दल दो अलग भागों में बट गए। जब ये नरम दल और गरम दल जब एक हुए तो उस समय लखनऊ अधिवेशन था, अंबिका चंद्र मजूमदार थे, और ये फिर 1916 में ये एक हुए नरम दल और गरम दल। लेकिन विभाजन कब हुआ, तो 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन अध्यक्ष राम बिहारी घोष, नरम दल और गरम दल ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए अलग। क्या हो गए, ये दोनों अलग हो गए। तो इसलिए जब ये अलग हुए तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना, इसलिए इसका राम बिहारी घोष तक क्या पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे सूरत अधिवेशन के, तो इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया। कब आया, 1909 में आया मार्ले मिंटो एक्ट 1909। ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा पूछा था कि तो इसी समय सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन 1919 में मार्ले मिंटो एक्ट के तहत किया गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो एक्ट 1909 और सांप्रदायिक निर्वाचन 1909, इसी के समय ये चीजें हुई। तो ये आपके रहे क्वेश्चन, जो शानदार क्वेश्चन थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इसमें करा दिए हैं। 20 क्वेश्चन तो मैंने इसमें आपको ओरल करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख के, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराने के तौर पर कर दिए हैं। तो बच्चों क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक मैं आपको एक बार फिर से चीजों रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, जिससे सारी चीजें आपको क्लास में याद हो जाए। तो देखिए पहला क्या था, जनगणना प्रारंभ किसके समय में हुई थी, तो वो हुई थी मियो के समय में। किसके समय में हुई, मियो के समय में हुई, 1872 में हुई। उसके बाद में देखिए जब ये 10 वर्षों में की जाती थी तो फिर 10 की जनगणना स्टार्ट की गई। क्या की गई, 10 की जनगणना स्टार्ट की गई। किसके समय में हुई, तो ये हुई थी 1881 से रिपन के समय में। किसके समय में, रिपन के समय में। फिर आ जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो रिपन को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। इसमें वायसराय कौन थे, तो चेम्सफोर्ड थे। उसके बाद में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में हुआ, इरविन उस समय वायसराय थे। उसके बाद में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय वायसराय कौन थे, तो लिनलिथ गो। ये इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, ये इंपॉर्टेंट के तौर पर आप लिख लीजिएगा, लिनलिथ गो। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो, एक देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ये बहुत बड़ा आंदोलन था, तो इसलिए इसके वायसराय जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। तो 1942 में हुआ, वायसराय कौन था, तो लिनलिथ गो थे। उसके बाद में देखिए बंगाल विभाजन 1905, उस समय वायसराय कौन थे, कर्जन थे। उसके बाद में देखिए सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, राम बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गए और दोनों एक कब हुए, तो 1916
लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए थे। तो अलग कब हुए? 7 में हुए 1907, एक कब हुए? 1916। तो ये रहा। उसके बाद में मार्लियामेंटो एक्ट 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन 1909। तो ये आपके रहे शानदार क्लास, आपके लिए शानदार क्वेश्चन, लल्लन का क्वेश्चन आपके लिए थे ये। जरूर उसको देखिएगा, याद कीजिएगा। ये आपको 100% पेपर में मिलेंगे क्वेश्चन, 110% ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में जरूर मिलेंगे। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कम टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आपको प्राप्त होते हैं। सबसे कम 8 से 10 मिनट की क्लास में आपको 15 से 20 क्वेश्चन में आपको कवर करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन रिवीजन कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन नए कराता हूँ, लेकिन आपको 100% यहाँ से सफलता जरूर मिलेगी। तो इसलिए जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसी शानदार क्लास आपको मिलती रहे। हम आपको फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। लेकिन हाँ, एक सूचना के लिए, मैथ क्लास आपके जरूर चल रही विनय सर के द्वारा, उसको देखने ना भूलिएगा। इस समय उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इसके पहले विनय सर ने आप सभी के लिए परसेंटेज की क्लास, प्रतिशत क्लास पूरी पढ़ा दी है। उसमें सारे मतलब पार्ट वाइज है, उसमें से चुनाव के क्वेश्चन है, क्षेत्रफल पर आधारित है, सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल से ट्रिक से सारे क्वेश्चन उसमें प्रतिशत के कराए जा चुके हैं। इस समय क्या चल रहा है? इस समय मैथ में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसको भी आप लोग जरूर देखा कीजिए। शानदार एक छोटे लेवल के तरीके से, एक सरल तरीके से, एक ट्रिक के माध्यम से, बेसिक के माध्यम से सारी आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मैथ की क्लास जरूर देखा कीजिए। फिर हम आपको अगले मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हूं अच्छी हूं। तो आइए आज देखते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, जैसे टेट में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पृथ्वी संरक्षण अधिनियम, ये दो क्वेश्चन उसमें आए थे। और इस जो भी क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। जैसे टाइगर रिजर्व, सेबी की स्थापना, सूचना का अधिनियम, शिक्षा का अधिनियम, ये सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं पिछली भी वीडियो में आपको एक बार ये पढ़ा चुका हूँ। संडे का दिन है, रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन इसमें नेट हैं, उसको देखिएगा। शानदार क्लास रहेगी, आप देखिएगा। जो ये आज की क्लास होगी, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन एक ही पेपर में मिल जाएंगे। किसी ना किसी वनडे एग्जाम में एक ही क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज जो अधिनियम की है। जो बच्चे वनडे एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछिएगा। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मतलब इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ये तो नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं। तो आइए आज देखते हैं अधिनियम। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार कि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। टेट में क्वेश्चन आया है, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, ईपीपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसआई में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस जो यहाँ लिखे हुए क्वेश्चन है, इसी में से हर वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अधिनियम से पूछता है। तो यही जो अधिनियम मैंने लिखे हैं, यही सब क्वेश्चन वो पूछता है। तो आइए देखते हैं अधिनियम के बारे में। तो महत्वपूर्ण अधिनियम मैंने आपके सामने लाया हूं। तो देखिए, पहला क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम। ये कब आया? इस अधिनियम को कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1955 में। कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1955 में। तो जो पहला अधिनियम था हिंदू विवाह अधिनियम, ये कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1955 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये क्वेश्चन टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगली बार जो अभी अभी जल्द हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट करके लगाइएगा, इसमें लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया था 1972 में। कब आया? 1972 में आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या है, टाइगर संरक्षण अधिनियम। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि टाइगर संरक्षण अधिनियम कब आया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आप लोग लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मेरे कहने का मतलब यही है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। तो देखिए टाइगर संरक्षण अधिनियम ये कब आया, तो ये आया था 1973 में। कब आया, 1973 में आया टाइगर संरक्षण अधिनियम। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, ये चीजें आप लोग लिंक ऐसे कर लीजिए, 28 जुलाई को मनाया जाता है, 28 या 29 जुलाई है, शायद 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, शायद 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर संरक्षण दिवस। और यहाँ क्या है, टाइगर संरक्षण अधिनियम ये कब आया, तो ये आया है 1973 में। कब आया, 1973 में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये इस पर लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो उनका सिलेबस है उसमें पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पर्यावरण के उसमें होते हैं जीएस के पोर्शन में, तो इसलिए उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो इसलिए उनके लिए ये क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। तो ये कब आया था, ये आया 1986 में। कब आया, 1986 में आया था। अब देखते हैं अगला क्या है, पृथ्वी संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन भी आप लोग देखते होंगे, कई पेपरों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि ये पृथ्वी संरक्षण अधिनियम कई पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी संरक्षण अधिनियम कब आया। आप लोग देखते होंगे ऐसे क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में मिल ही जाते हैं। कोई भी अगर आप पेपर देने जाओगे, या एसआई हो गया, ईपीपी हो गया, रेकपाल हो गया, तो इन सब में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं कि पृथ्वी संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1992 में। कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी संरक्षण अधिनियम 1992 में आया। अब आप लोग ये बताइए इससे रिलेट करके कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको बता दिया था 22 का आंकड़ा, उसी में से आपको देख के पिछला दिवस यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए वन संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम भी पेपर में, देखिए इस समय जो भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं। या हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण दिवस, कोई भी चीज आप ले लीजिए, पर्यावरण मतलब स्वच्छता से जो भी चीज रिलेटेड इस समय है वो पेपर में 100% पूछी जा रही है। तो इसलिए जो चीजें लेटेस्ट होती है उसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। करंट का जो भी क्वेश्चन होता है, देख रहे हैं इस तरह पेपर में सबसे ज्यादा पोर्शन को किसका आता है, करंट का आता है। तो इसलिए जो भी घटना लेटेस्ट में होती है वो क्वेश्चन आता है। तो इस समय पर्यावरण पे काफी ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है, तो इसलिए पर्यावरण के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ है कि वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया, तो ये आया था 1980 में। कब आया, ये आया था 1980 में। तो ये आया 1980 में। उसके बाद में देखिए पृथ्वी संरक्षण अधिनियम। तो पृथ्वी संरक्षण अधिनियम ये कब है, ये आप लोग बताइए कि पृथ्वी संरक्षण अधिनियम ये आपका 2 बार हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो इसको तो वैसे ही लिख लीजिएगा 1992, है ना। ये पहली बार देखिए पृथ्वी संरक्षण की पहली बार बैठक कहाँ हुई थी, रियो में हुई थी 1992 में। तो इसलिए जो पहला संरक्षण अधिनियम आया था वो 1992 में आया था। अब देखिए हाथी परियोजना, हाथी परियोजना ये कब हुई, तो ये भी हुई थी 1992 में। कब हुई थी, ये भी हुई थी 1992 में। तो इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो ये जो हाथी परियोजना है ये कब हुई, तो ये हुई थी 1992 में।
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि हाथी परियोजना कब हुई, तो ये हुई थी 1992 में। अब देखिए सेबी की स्थापना, सेबी का एक्ट कब आया, 1988 में। स्थापना कब हुई इसकी, तो ये हुई थी 1992 में। तो ये भी क्वेश्चन सेबी से बहुत बार पूछा जाता है कि सेबी का एक्ट, सेबी का मुख्यालय, तो इसलिए ये सेबी को आप लोग जरूर पकड़ के रखिएगा। मैंने पिछली क्लास में बता दी थी कि इसके अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पिछली वीडियो देख के। अब देखते हैं, आ जाते हैं सूचना का अधिनियम। ये क्वेश्चन आपने इंपोर्टेंट करके लगाइएगा, वेरी इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको बहुत पेपरों में मिल चुका है, ये सूचना का अधिनियम। सूचना का अधिनियम कई पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सूचना अधिनियम। तो ये सूचना अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 2005 में। कब आया, 2005 में आया सूचना अधिनियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूचना अधिनियम कब आया, तो ये आया था 2005 में। कब आया, 2005 में आया। अब देखते हैं अगला क्या है, अगला है नरेगा अधिनियम। अब देखिए नरेगा अधिनियम 2005 में, मनरेगा अधिनियम 2009 में, शिक्षा का अधिकार 2009 में, और घरेलू हिंसा का अधिकार 2005 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिखाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। नरेगा, नरेगा एक बहुत बड़ी योजना है जिससे जो मजदूर होते हैं वो इसमें काम करते हैं। और इसका अधिनियम जब आया 2005 में, तो इसको जब कन्वर्ट किया गया मनरेगा के थ्रू, तो ये कब कन्वर्ट किया गया ये भी मैं आपको बताता हूं, ये कब कब कन्वर्ट किया गया था, तो इसलिए उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नरेगा का अधिनियम जब आया, तो ये अधिनियम कब था, तो ये था 2005 का। कब था, 2005 का था नरेगा का अधिनियम। अब देखिए जब नरेगा से कन्वर्ट किया गया किसमें, मनरेगा में, तो ये कब हुआ, तो ये हुआ था 2009 में। कब हुआ, तो 2009 में कब हुआ, मनरेगा अधिनियम आया 2009 में। और उसके बाद देखिए शिक्षा का अधिकार, कई बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद भी इसका पूछा जाता है, जिसमें किसमें रखा गया है शिक्षा का अधिकार, तो अनुच्छेद 21A में रखा गया है। किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 21A में रखा गया है क्या, शिक्षा का अधिकार। लेकिन यहाँ अधिनियम पूछा है ना, यहाँ अधिनियम पूछा है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा 2009। क्या लगाइएगा आप लोग, 2009। अगर अधिनियम पूछता है तो 2002, और अगर अनुच्छेद पूछता है तो 21A में रखा गया है शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। मतलब जो घरेलू हिंसाएं होती हैं महिलाओं के बीच में, उससे संरक्षण अधिनियम किसमें रखे गए हैं, तो ये है 2005 में। क्या है, 2005 का ये संरक्षण अधिनियम है। तो ये आज की आपकी शानदार क्लास रही। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार आपको ये चीजें रिवाइज करा देता हूँ, आपको दोबारा से चीजें याद हो जाएंगी और आप दोबारा से चीजों को सीख पाओगे शानदार तरीके से। तो आइए देखते हैं दोबारा चीजों को कैसे याद करना है आपको, और कैसे क्वेश्चन पेपर में वहां करना है। तो देखिए पहला है कि हिंदू विवाह, जो हिंदू विवाह अधिनियम है ये कब आया, तो ये आया 1955 में। उसके बाद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में आया। उसके बाद में तीसरा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपके लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% आपको पेपर में मिलने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई वनडे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम टिक लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको छपेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद में है टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम, ये कब आया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1973 में। कब आया, 1973 में आया था टाइगर प्रोजेक्ट। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में ये आया था। उसके बाद देखिए वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम
ये भी पेपर में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया, तो ये आया है 1980 में। कब आया? 1980 में आया वन संरक्षण अधिनियम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन रियो में जो हुआ था वो कब हुआ, कब अधिनियम उसका आया, तो वो आया था 1992 में। कब आया? 1992 में आया था पृथ्वी संरक्षण अधिनियम। उसके बाद में देखिए सेबी, सेबी की स्थापना कब की गई, तो वो भी की गई थी 1992 में। कब की गई? 1992 में की गई सेबी की स्थापना। उसके बाद में क्वेश्चन है कि सूचना का अधिनियम कब आया, तो सूचना का अधिनियम आया था 2005 में। कब आया? 2005 में आया सूचना का अधिनियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिनियम 100% पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सूचना का अधिनियम, तो वो भी आया था 2005 में। फिर है नरेगा, नरेगा कब आया, तो ये आया था 2005 में। कब आया? 2005 में आया नरेगा। इसको कब कन्वर्ट किया गया मनरेगा में, तो ये कन्वर्ट किया गया 2009 में। कब किया गया? 2009 में इसको कन्वर्ट किया गया मनरेगा में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आया? अगला क्वेश्चन आया कि सूचना नहीं, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब आया, तो शिक्षा का अधिकार आया 2009 में। क्या है? अधिनियम 2009 में शिक्षा का। अगर इसका अनुच्छेद पूछेगा किसमें है, तो अनुच्छेद 21A में रखा गया है शिक्षा का, शिक्षा को। उसके बाद में देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये कब आया, तो ये आया 2005 में। तो ये आपकी शानदार रिवीजन की क्लास रही है, लल्लन टॉप क्लास, 100% पूछी जाने वाली क्लास। इसी में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में टपक जाएंगे, तो इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। शानदार क्लास, शानदार क्वेश्चन आपके लिए रख लाया हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लग रही है दोस्तों। फिर हम आपको अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे। एक आपसे एक सूचना आपके लिए कि इस समय मैथ की क्लास चल रही है, तो उसको देखने ना भूलिए। इस समय परसेंटेज खत्म हो चुका है और इस समय चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। शानदार बेसिक से ट्रिक के साथ में एक सरल तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन को, छोटे छोटी चीजों को काट काट के आपको पढ़ाया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसको देखिए। प्रतिशत आपका समाप्त हो चुका है, उसमें सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे टॉपिक के हो चुके हैं, चाहे चुनाव से संबंधित हो या क्षेत्रफल पर आधारित हो या खर्च और व्यय पर आधारित हो, सारे क्वेश्चन प्रतिशत के आपको मिल जाएंगे। पिछली वीडियो विनय सर की, और इस समय मैथ में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको आप लोग डेली देखते रहिए। उसका डेली वीडियो 1 बजे आपके सामने आता है, तो उसको देखिए। और मैथ में जीरो से हीरो बनने का आपका सबसे अच्छा मौका वही है। तो विनय सर के साथ में जुड़ते रहिएगा, मैथ क्लास देखते रहिएगा। हम आपको फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर आपको तब तक मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल प्रवेश ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हो अच्छे हों। तो आइए आप देखते हैं कुछ प्रमुख नारे, तो उनको देखते हैं कौन सा नारा किस पुरुष ने दिया था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, मतलब 2 नंबर आपके यहाँ से आते हैं। तो 8 से 9 मिनट की क्लास आपके लिए रहेगी और आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 100% जब भी कोई जैसे यूपीपी हो गया, इन सब सारी चीजों में ये क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। तो देखते हैं इतिहास के कुछ प्रमुख नारे। जय जवान जय किसान, नाम से ही आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा कि जय जवान जय किसान। ये तो वैसे ही आप लोगों को जानना चाहिए कि जय जवान और जय किसान ये नारा किसका था। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो बच्चों को नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को आज से सीख लेंगे, याद कर लेंगे कि जय जवान जय किसान ये किसका नारा था। तो जय जवान जय किसान ये नारा था लाल बहादुर शास्त्री का। किसका था? लाल बहादुर शास्त्री का था जय जवान जय किसान नारा। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा तो होगा, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि दिख रहा है 1965।
एक ऐसा सन जो हमारे लिए बहुत ही दयनीय था। 1965 लाल बहादुर शास्त्री ने कब नारा दिया था जय जवान जय किसान का? 1965 में हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन वो समय कौन सा था? 1965। भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान और भारत का युद्ध, क्योंकि उससे पहले ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1965 में। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1961 से 1966 के बीच में चली थी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए ये युद्ध हुआ तो इसकी हम लोगों को हानि क्या क्या हुई? देखिए, एक तो 1962 में से 3 वर्ष पहले हमारा और चीन का युद्ध हुआ। हम लोग संभल ही रहे थे, मतलब सही से संभले भी नहीं थे। तो पाकिस्तान ने क्या सोचा कि अब हम लोग कमजोर हैं आर्थिक रूप से, तो उन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया। जब उन्होंने आक्रमण कर दिया 1965 में, फिर भी हम लोगों ने जीत प्राप्त की। तो 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद जस्ट 1965 में किसने आक्रमण किया? पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। और 65 के बाद 1966 में क्या पड़ा था? भयानक सूखा पड़ा था हमारे देश में। तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 1965 सन। अब आ जाते हैं, देखते हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति 1975 में हुई। कब हुई? 1975 में हुई, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुई संपूर्ण क्रांति 1975, जयप्रकाश नारायण। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए वंदे मातरम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम ये इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम 1905 बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था 1905 में। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है? 1905। अब आप लोग लिंक कीजिए, चीजों को लिंक करके आप लोग याद करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे। देखिए यहाँ दिख रहा है 1905। आप लोग सोचिए कि 1905 में क्या हुआ था? एक हुआ था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पेपर में कि उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय थे 1905 में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला आइए देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। ये किस दल के थे? तो ये गरम दल के थे। किस दल के थे? गरम दल। कहते नहीं एक दो दल था हमारे, नरम दल और गरम दल। तो ये किस दल के थे? गरम दल के थे। नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गए थे। और ये एक कब हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किस अधिवेशन में एक हुए थे नरम दल और गरम दल? तो वो था लखनऊ का अधिवेशन 1916 में। 1916 लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए थे। तो ये 3-4 फैक्ट आपके अलग से हो गए। और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अब देखते हैं अगला, साइमन कमीशन वापस जाओ। अब देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ, ये तो हो गया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ये किसने नारा दिया था? लाला लाजपत राय। इसके बाद में जो आंदोलन हुआ था, इसमें लाठियों से मारे गए थे। कौन? लाला लाजपत राय। तो लाठियों से चोट लगने के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। लेकिन एक क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए ना कि साइमन कमीशन आया कब था, तभी तो वापस जाएगा। जब आप लोगों को ये पता होगा कि आया कब था तभी तो जाएगा। तो देखिए आया कब था? तो ये बना कब था? 1927 में ये तैयार हो गया था। कब तैयार हुआ? 1927 में ये तैयार होगा। लेकिन ये आया कब? भारत आया था ये 1928 में। कब आया? भारत आया 1928 में। बना कब? 1927 में। और आया कब? भारत कब आया? 1928 में। और जब आया तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा? साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये नारा किसका था? लाला लाजपत राय का था। अब देखते हैं अगला, वेदों की ओर लौटो।
वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका था? तो ये था दयानंद सरस्वती का। किसका था? दयानंद सरस्वती का था कि वेदों की ओर लौटो। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो ये दयानंद सरस्वती का था। अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। करो या मरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि करो या मरो किसका नारा था? तो ये था गांधी जी का, बहुत लोगों को पता है, लेकिन ये कब दिया गया था ये आप लोगों को याद रखना है। 1942 में। कब कहा गया? 1942 में कहा गया करो या मरो, गांधी जी के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 1942, क्या दिख रहा है? 1942 दिख रहा है। अब आप लोग लिंक कीजिए कि 1942 में क्या क्या हुआ होगा। पहला तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया, तभी उन्होंने कहा था करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। एक और होता, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में भी आया था क्रिप्स मिशन। तो 1942 से ये आपके 2-3 क्वेश्चन मैंने लिंक करा दिया, आपको याद करा दिया, रिवाइज हो गया आपका ये 2 क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन ये दोनों कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं दिल्ली चलो। 1942-1943 से सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पहला, तो दिल्ली चलो ये किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अब देखिए इनसे एक दिवस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिवस? तो पराक्रम दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ये पेपर में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। तो ऐसे चीजों को लिंक करके आप लोग पढ़िएगा। दिल्ली चलो 1942 से 1943 सुभाष चंद्र बोस, और इनका दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। फिर देखिए अगला ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और, सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी की स्थापना की थी, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो किसके, कौन सी पार्टी थी वो? फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में किया था। कब किया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब देखते हैं अगला क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह तो बहुत पुराना नारा है, 1 वर्ष पुराना नारा हो गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये रहे आपके शानदार कुछ नारे, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां, कुछ चीजों को मैंने लिंक करा के कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलिएगा। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, क्या कहते हैं, मजेदार हंसते खेलते रिवाइज कराता हूँ और सारी चीजें यही याद होती रहे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय जवान जय किसान ये किसका नारा था? लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। उसके बाद में संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण का नारा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या, कौन सा नारा दिया गया? तो वंदे मातरम का नारा दिया गया था। कौन सा? वंदे मातरम। उसके बाद देखिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। साइमन वापस जाओ 1927 में बना, 1928 में भारत आया था। उसके बाद में देखिए वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। करो या मरो 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और क्रिप्स मिशन 1942। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, करो या मरो 1942 ये नारा किसका था? तो ये गांधी जी का नारा था। अब देखिए दिल्ली चलो 1942 से 1943 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगला देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो क्लास कैसी लग रही है बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले टॉपिक के साथ में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हूं अच्छे हूं और मस्त हूं। तो आइए देखते हैं शानदार
क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा शानदार क्लास रहेगी, मजेदार क्लास है। आधुनिक इतिहास की बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने आपके लिए यहाँ रखा हूँ और देखिएगा यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आने तय हैं। तो देखिएगा शानदार क्लास आपके लिए होगी यहाँ की, और बड़ी गजब की क्लास रहेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने आपके 100% निश्चित है। तो इसलिए क्लास को देखिएगा, समझिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पहले तो आपको समझना है कौन सी चीजें कहां पर हो रही है। अगर आप समझ जाओगे तो धीरे धीरे चीजें वो याद होती जाएंगी। तो आइए समझते हैं चीजें कैसे। आधुनिक इतिहास के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, कैसे आपको उसे याद करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं सब आपको बताता रहूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1905 बनारस अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1905 में बनारस में। कहा होता है? बनारस में होता है। 1905 में अधिवेशन होता है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले बनाए जाते हैं। तो अध्यक्ष कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए ये तो आपका हो गया पहला कि 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब आप लोगों को बताना क्या है कि 1905 को देखने के बाद में आपको क्वेश्चन को लिंक करना होता है कि ये डेट क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या हुआ था इसमें हुआ था बंगाल विभाजन। क्या होता? 1905 में क्या होता? बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिंक हो गए और तीसरा क्वेश्चन ये, मतलब एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए। पहला 1905 इसका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? तो वो बनारस में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1905 में उस समय वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड कर्जन थे। तो ये हो गए 3 से 4 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से। अब आ जाते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1906 अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बूढ़े व्यक्ति के तौर पर इन्हें जाना जाता है, सबसे बूढ़े व्यक्ति यही माने जाते थे, तो इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था दादा भाई नौरोजी को। अब देखिए पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाने वाला है कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो वो की गई थी 1906 में। अब देखिए ये यहाँ जो स्थिति थी, वो जो दादा भाई नौरोजी थे वो काफी वृद्ध हो चुके थे, काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इसलिए ये भाषण देने में सक्षम नहीं थे। तो इनका भाषण किसने दिया था? सचिव के तौर पर किसे रखा गया था? वो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सचिव के तौर पर रखा गया था जिन्ना को। किसको? जिन्ना को रखा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को रखा गया था। किसका? दादा भाई नौरोजी के सचिव के तौर पर रखा गया था। सारी चीजें, भाषण वगैरह जो भी कुछ दिया था वो दिया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। सिर्फ नाम था कि अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहेंगे और सारा काम किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अब देखते हैं अगला क्या है। 1907। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि आपको शानदार क्लास प्रोवाइड करा रही है, रिवीजन भी हो रहा है, नए नए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें राम बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। राम बिहारी घोष नरम दल के थे और गरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस दोनों विवादों में ये विवाद चल रहा था 1905 से, लेकिन 6 में जब ये विवाद हुआ तो वहां दादा भाई नौरोजी को बुलाया गया, उन्हें अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया था। लेकिन अभी भी वो विवाद चलता रहा था। बाल गंगाधर जो गरम दल के थे वो अध्यक्ष बनना चाहते थे और लेकिन अध्यक्ष कौन बने? वो राम बिहारी घोष को बनाया गया नरम दल से। तो इसलिए दोनों में विवाद हो गया, नरम दल और गरम दल में। ऐसे विवाद हो गया नरम दल और गरम दल में, और ये दोनों जो कांग्रेस का विभाजन था वो हो गया। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे राम बिहारी घोष, तो उस समय नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करना है कि नरम दल और गरम दल कब अलग हुए? तो सूरत अधिवेशन 1907 में दोनों अलग हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1916।
1916 लखनऊ अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने अंबिका चरण मजमूदार। कौन बने? अंबिका चरण मजमूदार बने लखनऊ अधिवेशन में। अब देखिए यहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ कि नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए। क्या हो गए? दोनों एक हो गए, नरम दल और गरम दल। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि दोनों एक कब हुए? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे और यहीं पर नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दोनों एक कब हुए? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार के समय में हुए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों एक कब हुए थे। देखिए अब क्या है, इस पर तो आप लोग लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ये है वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए 1907 में कोलकाता अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसा पहली बार हुआ जहां पर कोई महिला अध्यक्ष बनी। उनका नाम क्या था? श्रीमती एनी बेसेंट। एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की स्थापना 1885 से हो रही थी, तो अब जाकर 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कौन? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, और वहां ऑप्शन देखिए दो देता है, एक देता है एनी बेसेंट और दूसरा देता है सरोजिनी नायडू। लेकिन दोनों कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों करा दिया। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आप लोग क्या लगाएंगे? एनी बेसेंट। क्या लगाएंगे? एनी बेसेंट। अगर वो पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर वो क्वेश्चन घुमाएगा, पूछेगा कि प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी, अगर वहां भारतीय शब्द जुड़ा है तो वहां कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय शब्द जुड़ा है तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और अगर नहीं जुड़ा है, केवल इतना पूछता है पेपर वाला कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट को लगाना है। दोनों कंफ्यूजन में क्वेश्चन होते हैं, दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब देखते हैं अगला क्या है। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। उसके बाद में देखिए 1923 दिल्ली में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो अबुल कलाम आजाद। अब देखिए सबसे युवा कौन थे? युवा थे अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो वो थे अबुल कलाम आजाद। तो ये जो कलाम आजाद थे अबुल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते क्योंकि ये सबसे युवा थे, मतलब सबसे युवा अवस्था में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। 1924 बेलग्राम कर्नाटक। गांधी जी पॉपुलर चेहरा थे उस समय, और इस समय यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि 1885 से लीड कर रहे थे। कांग्रेस की अधिवेशन हो रहे थे 1885 से, लेकिन ऐसा कोई अधिवेशन नहीं था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। एक अधिवेशन ऐसा था तब जब 1924 आया, बेलग्राम कर्नाटक, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। केवल एक ही अधिवेशन 1924 बेलग्राम कर्नाटक, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1924 में की थी। बेलग्राम कर्नाटक में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब की थी, तो वो भी आपको याद रखना है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1924 बेलग्राम महात्मा गांधी कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता की। अब देखते हैं 1924 1925 इसमें कानपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू ने पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये क्वेश्चन मैं आपको भी जब ये पढ़ा रहा था एनी बेसेंट वाला, मैंने आपको क्लियर करवाया था कि 1925 में कानपुर अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, तब तक मैं आपको सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तब तक आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को। 1905 बनारस अधिवेशन अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है 1906 कोलकाता दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1907
सूरत अधिवेशन राम बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें नरम दल और गरम दल दो अलग भागों में डिवाइड हो गए। उसके बाद देखिए 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजबूदार इसके अध्यक्ष बने और नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए। उसके बाद में देखते हैं 1907 कोलकाता अधिवेशन पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। उसके बाद में देखिए 1920 वीर राघवाचार्य के अध्यक्ष बने। 1923 दिल्ली अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने। 1924 बेलग्राम कर्नाटक गांधी जी बने और 1925 प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। तो ये रहे आज की क्लास आपके लिए शानदार क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पर वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके और आपको हेल्प मिल सके आगे जाने के लिए। तो क्लास कैसी लगी जो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपको फिर अगले वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश से ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहां भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य जो भारत सरकार ने रखे थे, कुछ उनके आगामी लक्ष्य थे कि किसको कब पूरा करना है अपने लक्ष्य को। तो उस लक्ष्य को देखेंगे, केंद्र सरकार की भारत सरकार के कुछ लक्ष्य को आज हम देखेंगे कि कौन से लक्ष्य किस वर्ष पूरे करने को रखे गए थे। तो आइए उससे संबंधित क्वेश्चन को आइए देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आता है, मतलब 2 नंबर आपके यहाँ से आएंगे और 100% ये इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपकी केंद्र सरकार की योजनाओं से आ रहे हैं, भारत सरकार की योजनाओं से आ रहे हैं, तो उनको आइए समझते हैं। शानदार क्लास रहेगी आपके लिए। देखिए भारत सरकार की आगामी लक्ष्य तो भारत सरकार की आगामी लक्ष्य को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या, किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य। बहुत कुछ दिन पहले जो सरकार ने कहा था कि जो किसानों की आय है उसको दुगनी कर दिया जाएगा 2022 तक। कब तक? 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि किसान की आय दुगनी हुई है, जैसे थी वैसे है। थोड़ा बहुत हो सकता है इंक्रीज हुआ हो, लेकिन दुगनी नहीं हुई अभी तक। तो किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना, ये लक्ष्य कब तक था? तो ये लक्ष्य था 2022 तक। ये भी लक्ष्य कब तक था? तो ये भी लक्ष्य था 2022 तक। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता। पहला जो क्वेश्चन था किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य कब तक था? 2022 तक। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक। अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, सारी चीजें प्लास्टिक में भी अभी आ रही है। वो थम्स अप की बोतल से लेकर सारी चीजें अभी प्लास्टिक की चल रही है। तो देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक था। कब तक था? 2022 तक था। तो ये किसकी? भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं जो इस प्रकार आपको दिख रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। ये समथिंग सही है कि मैक्सिमम लोगों के पास में इस समय आवास की सुविधा हो गई है। ये सरकार की शानदार कोशिश रही है। इस पर भी लगाइएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। संभावित है कि सबके पास इस समय आवास उपलब्ध हो चुके हैं, जो बचे हैं उनको भी अब तक हो जाएगा 2022 तक। वैसे कोई हो जिसको ना हुआ हो ये आवास मुहैया, लेकिन जो इसके योग्य हैं उन्हें आवास मिल चुका है। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो ये लक्ष्य रखा गया था कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य था 2022 तक। कब तक था? जो 2022 तक था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये भी संभावित पूरा हो चुका है 2022 तक की बिजली बेहतर आ रही है पहले से, एलपीजी कनेक्शन पहले से भी। अब जो नई
बजट व्यवस्था में एक लाख 1 करोड़ कनेक्शन और देने का घोषणा की गई है। तो ये समथिंग समथिंग जो ये लक्ष्य था वो कंप्लीट हो चुका है। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक था, तो ये था 2022 तक। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, शानदार क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब देखिए अगला क्या है, अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य। देखिए ये लक्ष्य 6 लेन का है। कितने लेन का है? 6 लेन का। ये जो हमारा निर्माण है 6 वे लाइन का था, लेकिन ये पूरा हो चुका है। शानदार ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक, मतलब ये जो भी कंप्लीट हो जाएगा 2023 तक पूरा बनके तैयार हो जाएगा। कब तक? 2023 तक। शानदार एक्सप्रेसवे रहेगी आपके लिए, ये बड़ी मजेदार रहेगी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। तो ये पूरी अभी कंप्लीट हो रही है और पूरी तरीके से कंप्लीट कब तक हो जाएगी, तो 2023 तक इसका जो लक्ष्य वो पूरी कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए शानदार क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा जो निर्माण है, जो उसका लक्ष्य था वो कब तक था, तो 2023 तक था। कब तक था? 2023 तक। आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट में बॉक्स में बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है। देखिए हर घर का लक्ष्य, ये इस पर लगाइए छपेगा। छपने वाला क्वेश्चन है कि हर घर का लक्ष्य, हर घर जल का लक्ष्य है। यहां कर लीजिए जल का लक्ष्य, है ना। हर घर जल का लक्ष्य कब तक है, तो 2024 तक है। कब तक है? 2024 तक है कि हर घर में जल को उपस्थित कराया जाएगा। कनेक्शन इसका जो है वो पूरा हो जाएगा। कब तक? 2024 तक स्वच्छ पानी का कनेक्शन अब तक पहुंच जाएगा। तो हर घर जल प्रोवाइड कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ये रखा गया था 2024 तक। शानदार क्वेश्चन है ये, छपने वाला क्वेश्चन है कि हर घर जल का लक्ष्य कब रखा गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर घर जल का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया, तो 2024 तक रखा गया था। देखिए भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य, ये तो वैसे ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कि भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य। देखिए टीबी की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में होती थी। समथिंग होने के बाद में इसका इलाज होना नामुमकिन था, लेकिन आज ऐसा भारत डेवलप कर रहा है कि भारत को टीबी से मुक्त कराने का लक्ष्य 2025 तक, मतलब 3 वर्षों के बाद एक ऐसा समय आएगा कि टीबी मुक्त हमारा देश हो जाएगा। तो एक भी केस टीबी के नहीं आएंगे, पूरा भारत हमारा स्वच्छ हो जाएगा, टीबी से मुक्त हो जाएगा 2025 तक। कब तक हो जाएगा? 2025 तक हो जाएगा। भारत को टीबी मुक्त कराया जाएगा 2025 तक। अब आज ये देखिए मलेरिया, ये बड़ी समस्या बनी हुई है, इस पर भी लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक रखा गया है कि भारत देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। भारत देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा और इसका लक्ष्य 2030 तक। तो शानदार जो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य उसमें से शानदार क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लाया गया है बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में। कौन से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको करा दिया गया है आपके लिए शानदार क्लास में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, मैं दोबारा से आपको चीजें रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको ये सारी जो चीजें हैं वो यही याद हो जाए। तो देखिए पहला है कि किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य क्या है, 2022 है। कब तक है? 2022 है किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य। उसके बाद में देखिए जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र कब तक है, तो जो जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा है वो 17% से 25% कर दिया गया 2022 तक। उसके बाद में देखिए देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो इसका लक्ष्य है वो कब तक है, तो 2022 तक है। कब तक है? 2022 तक रखा गया है। अगला देखते हैं सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022, मतलब ये संभावित है कि 2022 तक सबके घरों में आवास मुहैया हो जाएगा। मैक्सिमम हो चुका है और अब जो बचा है वो 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन
उपलब्ध कराना, ये कब का है? तो ये भी है 2022 का लक्ष्य। कब का है? तो ये 2022 का लक्ष्य आपके लिए शानदार ये लक्ष्य है। उसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? तो ये है 2023 तक। कब तक है? 2023 तक ये लक्ष्य है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए ये छपने वाला क्वेश्चन है कि हर घर जल का लक्ष्य 2024 है, हर घर जल का लक्ष्य तो 2024 है। उसके बाद में देखिए है टीबी। टीबी एक बहुत बड़ी समस्या है थी हमारे देश में, लेकिन 2025 तक इसे भारत मुक्त कर दिया जाएगा। टीबी की समस्या खत्म हो जाएगी कब तक? 2025 तक। तो ये शानदार क्वेश्चन है, छपेगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके पेपर में। तो इसलिए टीबी मुक्त कब किया गया? तो ये किया गया है कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2025 तक रखा गया है। उसके बाद में है मलेरिया। बहुत समस्याएं हैं, मासा के काटने से, मैक्सिमम लोगों मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। तो ये इसका लक्ष्य कब तक है? कब तक हम लोग इसको उन्मूलन कर देंगे, भारत मुक्त हो जाएगा मलेरिया से? तो वो है 2030 तक। कब तक है? 2030 तक है। तो इसमें से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन याद करने हैं, कम से कम 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। जो मेरा अनुमान है उसमें से 4 में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला तो है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जो किसानों की आय थी वो दुगनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रखा गया था 2022 तक कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हर घर जल का लक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि हर घर जल का जो लक्ष्य वो कब तक किया जाएगा? तो वो था 2024 तक। कब है? 2024 तक है हर घर जल का लक्ष्य। उसके बाद में देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्या है? टीबी मुक्त देश। टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो ये रखा गया था 2025 तक। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो चौथा इंपॉर्टेंट है वो है मलेरिया मुक्त। जो मलेरिया मुक्त है वो कब रखा गया? तो 2030 तक रखा गया है। तो ये 4 क्वेश्चन कम से कम आपको याद रखना है जो शानदार पेपर में पूछे जाने। और वैसे भी बेसिक के तौर पे भी आपको कम से कम 4 चीजें तो पता ही होनी चाहिए। और 4 के सारी चीजें भारत सरकार की योजनाएं हैं। आपका ये अधिकार है कि आप लोगों को कम से कम भारत सरकार की योजनाएं तो याद होनी चाहिए। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है देश का। ये तो आपकी वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में क्या होगा, आगे क्या होने वाली योजनाएं हैं, किस पर सरकार काम कर रही है। ये सब सारी चीजें तो आपको वैसे ही समझनी चाहिए। ये आपको तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और जो बच्चे कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें शानदार क्लास रहेगी आपके लिए, हेल्पफुल क्लास रहेगी। और फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको शानदार क्लास आपको मिलती रहेगी बहुत ही कम समय में। बहुत सारी जानकारी, कहते नहीं पढ़ो वो जो पेपर में आए। ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञानी बनना है, एक विषय को उठाकर पूरा ज्ञान उठाकर ब्रह्मांड हासिल कर लो, ऐसा नहीं करना। पढ़ो वो जो पेपर में आए, सटीक पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ के सिलेक्शन लेना है। फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।